नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा आप लोग के समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ अपनी एक कहानी लेकर जिसका शीर्षक है ज्ञान का सूरज। ओह, तुम इतना बोझ कैसे उठा लेती हो? तुम्हारा कंधा नहीं दुखता बेटा? पारुल एक छोटी बच्ची से पूछ रही थी। उस बच्ची की उम्र करीब 6-7 साल की होगी। पारुल, जो अपने रेंजर पति सौरभ के साथ शहर से जंगल के गांव में आई थी और वहां एक नन्ही बच्ची के कंधे पर लकड़ी का इतना सारा बोझ देखकर उसे काफी बेचैनी हो रही थी। उसी बेचैनी भरे शब्द में वह पूछती है, कौन है इसके माँ बाप? इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते? अरे आजकल तो स्कूल वाले खाना कपड़ा भी देते हैं, बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ पालन पोषण भी हो जाएगा। फिर क्यों इससे इतनी मेहनत करवा रहे हैं? पारुल, जो पहले आंगनबाड़ी निरीक्षक भी थी, एक कुशल निरीक्षक के भांति सबको समझाते हुए कह रही थी, इस वीरान जंगल में ये नियम कायदा कानून कुछ नहीं चलता मैडम जी। सरकार ने गांव में स्कूल तो खोल दिया है, पर कोई सुविधा नहीं है वहां, मास्टर भी नहीं। चपरासी सब हाल बता रहा था। यह सुनकर पारुल और बेचैन हो गई। लेकिन तभी उसका पति सौरभ दफ्तर से घर आ जाता है तो पारुल का ध्यान बढ़ जाता है। दूसरे दिन सौरभ पारुल के पास आकर कहता है, मुझे आज और भी इंटीरियर साइड जाना है पारुल। उधर बांस की लकड़ियों की तस्करी हो रही है, हो सकता है 2-3 दिन ठहरना भी पड़ जाए। तुम अकेली रह लोगी ना? अच्छा, एक काम क्यों नहीं करती, शहर से अपनी बहन और सहेलियों को बुला लो, उनकी आउटिंग हो जाएगी। मैं गाड़ी और सिपाही का इंतजाम कर दूंगा, तुम सब आसपास जंगल घूम लेना। हाँ ठीक है सौरभ, मैं मैनेज कर लूंगी, आप चिंता ना करें। पारुल के सहजता से कहने पर सौरभ तसल्ली से तैयार होने लगा और जाते जाते उसने पारुल की बहन को फोन से बात करके बुलाने के लिए भी याद दिला दिया। सौरभ के जाने के बाद पारुल ने अपनी बहन सुरभि से और अपनी 2-3 सहेलियों से बात करके उन्हें अपने पास आने का न्योता दे दिया। पारुल के अकेले होने के कारण सभी वहां आने के लिए तैयार हो गए। अब पारुल सब इंतजाम करके उनकी राह देखने लगी। तभी उसे फिर छोटी छोटी बच्चियां बोझा ढोकर निकलते हुए दिखीं और उसका मन फिर ऊहापोह में होने लगा। शाम को उसकी बहन और सहेलियों के आने के बाद पारुल ने वहां के बच्चों की दशा के बारे में उन्हें भी बताया और उनके लिए कुछ करने के बारे में पूछा। कल सुबह इस बारे में कुछ न कुछ करते हैं दीदी, अभी तो खाना खाकर सोते हैं, बहुत थकान हो रही है, सुरभि ने कहा। तो पारुल मन छोटा करते हुए बोली, हम क्या कर सकते हैं सुरभि, हमारे पास ना मैन पावर है ना फंड, ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, पर उनके भविष्य के लिए तो उनकी प्रॉपर स्कूलिंग होनी चाहिए ना। अरे कुछ ना कुछ कर लेंगे, तू जानती है ना हम बड़े टिकरमी हैं, तू चिंता मत कर। मोना, जो
पारुल की दबंग सी सहेली थी, उसने कहा। तो पारुल भी सुनकर कुछ आशान्वित हुई। अगले दिन सुबह सब लोग तैयार होकर जंगल सैर के लिए निकल गए। ड्राइवर साहब, यहाँ का स्कूल कहाँ पर है? पहले आप हमें वहां ले चलिए, मोना ने ड्राइवर से कहा। स्कूल? स्कूल तो बंद पड़ा है, कोई नहीं जाता वहां, मास्टर भी नहीं है, ड्राइवर ने उत्तर दिया। ओह हाँ, पर उसकी बिल्डिंग तो होगी ना, आप वहां ले चलिए, सुरभि ने कहा। यह सुनकर ड्राइवर थोड़ी दूर पर एक टूटे फूटे से भवन के सामने गाड़ी ले जाकर रोक देता है, जहां एक अहाते के अंदर कुछ कमरे बने थे जो पूरी तरह बदहाल थे। ओहो, इसकी तो बहुत खस्ता हालत है, कोई मरम्मत के लिए नहीं आता यहाँ? पारुल पूछ रही थी। ऐसा है मैडम जी, पहले ये स्कूल खुला था तो सब ठीक था, मास्टर भी थे, लेकिन एक बार एक मास्टर ने एक बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत कर दी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने मारपीट कर पाठशाला बंद करवा दी और तब से कोई अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कोई सरकारी पहल भी नहीं हो रही है, तो स्कूल बंद पड़ा है। ड्राइवर ने सब बात उन लोगों के सामने रख दी। शाम को यदि पारुल सच में यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है और हम उसकी मदद करना चाहते हैं, तो हमें प्लानिंग से पहले गांव वालों का ब्रेन वॉश करके बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए मनाना होगा। मोना शाम को खाने के समय सबके साथ मिलकर यह बात कर रही थी। हाँ, इसके लिए सबसे पहले गांव की महिलाओं को इकट्ठा करना होगा। महिलाएं बात जल्दी समझती हैं और वो कन्वे भी कर सकती हैं। कल मंगलवार है और हम सब भी यहीं हैं। क्यों न कल से महिला मंडल का रामायण का पाठ शुरू किया जाए? पारुल की एक और सहेली राधिका ने कहा, जो गाने बजाने की शौकीन है। हाँ, अच्छा आइडिया है, पारुल भी उमंगित होकर बोली। पर लोग आएंगे? सुरभि ने संशय में कहा। हाँ, उसकी चिंता मत कर, हमारी बाई है ना, वो बड़ी नेता टाइप है, वो सबको बटोर कर ले आएगी, पारुल ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं प्रसाद में पंजीरी हलवा के साथ पूरी सब्जी भी बना लूंगी, फल मिठाई तो होंगे ही, प्रसादी के नाम से भी लोग आस्था से इकट्ठे हो जाते हैं। अब सुधा बोल रही थी, जो पारुल की एक और सहेली है। सबकी एक राय से अगले दिन रामायण पाठ का आयोजन बहुत सफल रहा। महिलाएं अधिक नहीं थीं, पर जो थीं वे सब संतुष्ट और आगे के लिए उत्सुक होकर गईं। अब तय ये हुआ कि हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को रामायण के पाठ होने लगेंगे। सुरभि और पारुल की सहेलियां अब वापस चली गई थीं। सौरभ को भी पारुल के आयोजन से कोई परेशानी नहीं थी। इसी बहाने पारुल का मन जंगल में लग जाएगा और वह तसल्ली से अपना काम कर सकेगा, यही सोचकर सौरभ आश्वस्त था। अब धीरे धीरे महिला रामायण में भीड़ बढ़ने लगी। गांव की औरतें पारुल से घुल मिल गई थीं। पारुल को उन्हीं औरतों में से कोई भजन गाने वाली,
कोई ढोलक बजाने वाली और कोई प्रसाद बनाने वाली मिल गई। साथ ही कुछ पढ़ने पढ़ाने की शौकीन भी मिली। पारुल सबको धीरे धीरे बच्चियों के लिए शिक्षा की कितनी जरूरत है यह समझाने में कामयाब होने लगी। एक दिन उसके कहने पर एक महिला ने कहा, दीदी, हम बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजने के लिए तो तैयार हैं, पर आपने पाठशाला की हालत तो देखी है ना। फिर यहाँ कोई मदद भी नहीं करना चाहता। कुछ लोग तो गरीबी रेखा के नीचे हैं। सरपंच को विश्वास नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएंगे। हम में से बहुतों के पति भी किसी बात के लिए राजी नहीं होते। ऐसे में कैसे सब होगा, कैसे स्कूल खुलेगा और कैसे बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे। देखो बहन, एकता में बहुत ताकत होती है और हमें हिम्मत और धीरज से काम लेना होगा। हम सब इसके लिए मिलकर काम करें तो जरूर सफलता मिलेगी। सबसे पहले आप लोगों के बच्चे या आप स्वयं भी जो अभिनय के शौकीन हैं, अभिनय जानते हैं ना, एक्टिंग, तो सबसे पहले आप लोगों के बच्चे या आप जो एक्टिंग के शौकीन हैं वे कल दोपहर को मेरे पास आए। हम सब मिलकर नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस करेंगे और जगह जगह नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही हर महिला ज़्यादा नहीं, केवल 5 रुपए रोज इकट्ठे करेगी। जो इतना भी नहीं कर पाए वो 1 रुपए इकट्ठे कर ले। रोज 1 रुपए निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पारुल एक एक करके अपनी बात रख रही थी। इस बात पर उसके पति और सहेलियों का भी पूरा समर्थन था। उधर बहन सुरभि सरकारी तंत्र को मनाने में लगी थी। कुछ महीने की मेहनत के बाद भवन खुलने की हालत में हुआ। नुक्कड़ नाटक, गोष्ठी आदि के पहल से लोगों में जागरूकता आई। पारुल की सहेली मोना बीच बीच में आकर बच्चियों को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग भी देने लगी। इन सब कोशिशों के कारण कुछ दिनों में सरकारी तंत्र वहां आकर सारी बातें सोच समझकर उसने पाठशाला वापस चलाने का निर्णय लिया और कई मास्टरनियों को वहां भेजा। सबकी मेहनत, पारुल की हिम्मत से कुछ दिनों में वहाँ का स्कूल चालू हो गया और गांव के लोग भी काफ़ी हद तक जागरूक होकर अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए। यह सब देखकर सुरभि काफ़ी हर्षित थी और उसने मन ही मन सोचा, अब किसी बच्चे के कंधे पर बोझ नहीं बल्कि माथे पर ज्ञान का सूरज चमकेगा। यह सोचकर वह मन ही मन ईश्वर को प्रणाम कर रही थी और सभी को धन्यवाद दे रही थी। सादर धन्यवाद।